हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ पार्क रेंजर की कुछ ऐसी डरावनी कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि इस दुनिया में हमारे आसपास और भी कौन कौन सी चीज़ें छुपी हो सकती हैं। ये कहानियाँ भूत प्रेतों की नहीं बल्कि कुछ ऐसे जीवों की हैं जो आज भी जंगल के अंधेरों में छुपे हुए हैं, और जंगलों के राज उनके बारे में पार्क रेंजर से बेहतर और कौन जान सकता है। इनमें से दो कहानियां तो इतनी खौफनाक हैं कि वो आपको इंसान के सोचने के तरीके पर ही सवाल करने पर मजबूर कर देंगी। इन कहानियों के राइटर्स का कहना है कि ये उनकी खुद की सच्ची आप बीती हैं। लेकिन कहानियां शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पार्क रेंजर, वेंडिगो, स्किन वॉकर, कैंपिंग और हाइकिंग की डरावनी कहानियां लगातार मिलती रहेंगी। मैं नहीं चाहता कि आप एक भी कहानी मिस करें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब से न सिर्फ इस वीडियो की रीच बढ़ती है बल्कि मुझे भी और ऐसी कहानियां ढूंढने और उन्हें सुनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। मैं पिछले 5 सालों से एक माउंटेन रेस्क्यू रेंजर हूँ। दुर्घटनाएं, चोटें, यहाँ तक कि मौतें भी मैंने सब देखा है। लेकिन जो पिछले साल हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एक सुबह मुझे एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला, एक हाइकर्स के ग्रुप से जो जंगल में लापता हो गया था। यह सिग्नल एक सैटेलाइट फोन से आया था, जो कि आमतौर पर बहुत कम हाइकर्स के पास होता है। वो काफ़ी महंगा और मुश्किल से मिलने वाला डिवाइस है। कॉलर ने बताया कि वो 6 दोस्तों का एक ग्रुप था जो एक बहुत दूर दराज और खतरनाक पहाड़ी इलाके में घूमने निकल गया था। वो जगह अपने घने जंगलों और खड़ी चट्टानों के लिए जानी जाती है। उनका कहना था कि एक अचानक आए तूफान की वजह से वो रास्ता भटक गए हैं और अब कई दिनों से बिना खाना, पानी और शेल्टर के भटक रहे हैं। वो लोग भीग चुके थे, ठंड में कांप रहे थे, भूखे थे और धीरे धीरे उनमें बेचैनी और पागलपन बढ़ता जा रहा था। फोन पर जो आदमी था उसकी आवाज़ घबराई हुई थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो कह रहा था कि कोई जानवर उन्हें फॉलो कर रहा है, उनका शिकार कर रहा है। अब देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर जब लोग जंगल में खो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन असल में होता क्या है? हमारा दिमाग डर के माहौल में हमसे खेल खेलने लगता है। लेकिन फिर भी 6 लोग जंगल में खोए थे, तो मैंने बिना देर किए 3 और रेंजर्स के साथ एक टीम बनाई ताकि हम उन्हें जल्दी से खोजने निकल सकें। उम्मीद थी कि दोपहर तक हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हमने जल्दी जल्दी सामान पैक किया, गियर और सप्लाईज को हेलीकॉप्टर में लोड किया और फिर उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ निकल पड़े जो सिग्नल में दिखाए गए थे। वो जगह किसी भी नज़दीकी शहर से करीब दर्जनों मील दूर थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने लैंडिंग की तैयारी की। हमने देखा कि जमीन पर एक घना कोहरा छाया हुआ है, इतना घना कि कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। हमने फिर से हाइकर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ग्राउंड पर सेफ लैंडिंग नहीं हो पा रही थी, तो हमने पास के एक खुले मैदान में लैंड किया और पैदल चलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हम 2-2 की टीमों में बंट गए। तय किया कि रेडियो के जरिए संपर्क में रहेंगे। मेरा पार्टनर था टॉम, एक सीनियर रेंजर जो मेरे लिए मेंटोर भी था और दोस्त भी। हम दोनों ईस्ट की तरफ बढ़े, उसी दिशा में जहां से सिग्नल आया था। हमारे पास जीपीएस डिवाइस, कंपास और मैप था, लेकिन कोहरा इतना घना था कि 2-4 कदम आगे भी नहीं दिख रहा था। अब हमें अपने अनुभव और इंट्यूशन पर भरोसा करना था। हम करीब 1 घंटे तक कोहरे में चलते रहे, लेकिन हाइकर्स का कोई निशान नहीं मिला। कोहरा और गाढ़ा होता जा रहा था। हवा में नमी और ठंडक बढ़ती जा रही थी, जिससे हम दोनों को भी थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी। टॉम का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। एक अजीब सा परेशान करने वाला एहसास हो रहा था, जैसे इस जगह में कुछ ठीक नहीं है। मैंने अपने मन को समझाया कि इस वक्त
सबसे ज़रूरी उन लोगों को ढूंढना है। हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां जीपीएस के हिसाब से सिग्नल सबसे स्ट्रांग था, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ और पत्थर थे, ना कोई आदमी, ना कोई कैंप। हमने हाइकर्स को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जीपीएस दिखा रहा था कि हम सिग्नल के ठीक ऊपर हैं, फिर भी आसपास कुछ भी नहीं था। हमने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अब हम थोड़े फ्रस्ट्रेट होने लगे थे। हम सोच रहे थे कि आखिर ये लोग हैं कहाँ। हमने तय किया कि थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं ताकि पूरे एरिया को अच्छे से सर्च कर सके। टॉम बाएं गया और मैं दाएं। हमने तय किया कि अगर 10 मिनट में कुछ नहीं मिला तो वापस यहीं मिलेंगे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, जमीन को गौर से देखने लगा। मैंने सोचा शायद उसका फोन यहीं कहीं गिर गया होगा, लेकिन जमीन पर सिर्फ पत्ते, मिट्टी और लकड़ियां थीं। मुझे फिर से वो अजीब बेचैनी महसूस हुई। पीठ में ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो कोहरा भी हर चीज को और अजीब बना रहा था। मैंने उस एहसास को नजरअंदाज किया और अपनी खोज में लगा रहा। करीब 5 मिनट और चलने के बाद मैं एक छोटे से मैदान में पहुंचा और मैं वहीं रुक गया, क्योंकि वहां जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। एक टेंट, या कहूं कि एक टेंट के टुकड़े। वो टेंट पूरी तरह फटा हुआ था और चारों तरफ कपड़े, बैग्स और कुछ इक्विपमेंट बिखरे पड़े थे। कोई लाश नहीं थी, ना ही कोई सुराग कि वो हाइकर्स कहाँ गए। लेकिन मुझे डराने वाली चीज ये सब नहीं थी। मैं डरा उस चीज को देखकर था जो उस टेंट के पास खड़ी थी, एक सूखे पेड़ के पीछे। वो चीज करीब 5-6 फीट लंबी थी और उसकी आंखें बड़ी और पीली थी। उसका पूरा शरीर घने बालों से ढका हुआ था। उसके हाथों में लंबे नुकीले पंजे थे और वो हाथ किसी इंसान जैसे दिखते थे। मैंने साफ साफ देखा था उसके हाथ में 4 उंगलियां थीं, फिर एक छोटा गैप और फिर एक अंगूठे जैसा उभरा हुआ हिस्सा। वो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे भेड़िया 2 पैरों पर खड़ा हो, लेकिन झुका हुआ हो। मैं कह सकता हूं वो शायद कोई वेयरवुल्फ था, लेकिन ऐसा वेयरवुल्फ मैंने किसी भी कहानी में भी नहीं सुना था। मैं डर से थरथराने लगा। धीरे धीरे पीछे हटते हुए मैंने अपना रेडियो निकालने की कोशिश की ताकि टॉम को बता सकूं, लेकिन तभी मैंने एक चीख सुनी। वो चीख टॉम की थी और उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। उस पल मैंने सोचने की बजाय भागना शुरू कर दिया। मैं उस जानवर की तरफ पीठ करके भाग रहा था। पेड़ों और चट्टानों को चकमा देते हुए मैं तेजी से टॉम की आवाज की तरफ दौड़ा। उसकी आवाज और तेज होती जा रही थी, जैसे वो मदद के लिए चीख रहा हो। मैं उस मैदान के किनारे पहुंचा और मैंने टॉम को देखा। मैं बस उसे बताने ही वाला था कि मैंने अभी अभी क्या देखा, लेकिन तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कुछ है। मेरे पीछे से एक आवाज आई थी। टॉम ने भी वो आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी जिंदगी में कई जानवरों की आवाजें सुनी हैं, लेकिन ऐसी कभी नहीं सुनी। अगर मैं बताऊं कि वो आवाज कैसी थी तो मैं कहूंगा भालू की दहाड़ और इंसानी हंसी की मिली जुली आवाज थी। हमने उस आवाज की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आया, मगर मुझे पता था वो वहीं था, जंगल में कहीं छुपा हुआ हमें देख रहा था। मैंने टॉम से कहा, भागो, और हम वापस उसी जगह की तरफ दौड़ने लगे जहां से हमने अलग अलग रास्ते लिए थे। मैंने घबराकर उससे पूछा, यार वो क्या था? टॉम ने हांफते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी कुछ देखा था। फिर मैंने उससे पूछा कि हाइकर्स मिले या नहीं, लेकिन उसने कहा, नहीं, उनका तो कोई नामो निशान भी नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, लेकिन मैंने कुछ देखा। मैंने जंगल के अंदर कुछ भयानक देखा। वो क्या था मैं नहीं जानता, कोई वेयरवुल्फ था या कोई मॉन्स्टर, लेकिन कुछ तो अजीब था। इस जंगल में कुछ तो अजीब है। लेकिन फिर टॉम ने कहा कि जो भी हो, हमें बाकी लोगों को ढूंढना ही होगा। मैं अंदर तक डर चुका था।
टॉम ने भी वैसा ही कोई जीव देखा था जैसा मैंने देखा था, लेकिन एक ही वक्त पर हम दो अलग अलग जगहों पर एक ही जीव कैसे देख सकते थे? इसका मतलब वहां ऐसी और भी चीजें थी। मैं इन बातों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस मुझे उस सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिल गया। हम जैसे ही दौड़ रहे थे, वो अजीब सी हंसी हमें फिर से सुनाई दी। इस बार वो हमारे बहुत पास से आ रही थी। हम उस जगह से जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो हंसी अब सामने से आ रही थी। जिस दिशा में हम भाग रहे थे उसी तरफ से फिर हमारी दाईं ओर से भी एक हंसी आई। हम वहीं रुक गए, एक दूसरे की तरफ देखा। चेहरे पर बस डर और सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जंगल में वो हंसी गूंज रही हो, हर तरफ से और हर बार और करीब आती जा रही हो। उस पल मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं। मैं और टॉम हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़े। हमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि वो हमारे ठीक पीछे थे। जैसे जैसे हम दौड़ते जा रहे थे, हम सुन सकते थे कि वो भी हमारे साथ साथ दौड़ रहे थे। सूखी पत्तियों पर भारी कदमों की आवाजें हमारे बाएं दाएं हर तरफ से आ रही थी। हम कितनी देर दौड़े मुझे नहीं पता। बस किसी तरह हम उस क्लियरिंग तक पहुंचे जहां हेलीकॉप्टर हमारा इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचकर मैंने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा। घना कोहरा और पेड़ दिखे, और फिर मुझे दिखी दर्जनों बड़ी बड़ी पीली आंखें जो झाड़ियों और कोहरे के पीछे से हमें घूर रही थी। उस सीन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। शुक्र है वो उस मैदान के अंदर नहीं आए जहां हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा था। वो हमें बस पेड़ों की ओट से देखते रहे। क्यों नहीं आए पता नहीं, बस वो वहीं रुके रहे। अगर वो एक और कदम भी अंदर आते तो शायद मैं आज ये कहानी नहीं बता पाता। खैर, हम हेलीकॉप्टर में पहुंचे और मैंने रेडियो उठाया और बाकी दो रेस्क्यू रेंजर्स को कॉल किया। मुझे उम्मीद थी कि वो जवाब देंगे। 2-3 बार कॉल करने के बाद आखिरकार उनसे संपर्क हो गया। वो ठीक ठाक थे, लेकिन काफी परेशान लग रहे थे। कह रहे थे कि उन्होंने भी काफी अजीब आवाजें सुनी। मैं बस इतना सुनकर सुकून में आया कि वो सुरक्षित थे। मैंने उनसे कहा कि वापस लैंडिंग साइट पर लौट आओ। हम उन्हें जंगल की असलियत बताना चाहते थे, लेकिन फिर झिझक गए, क्योंकि हम क्या बताते कि वेयरवुल्फ या मॉन्स्टर्स हमारा पीछा कर रहे थे। कोई भी यकीन नहीं करेगा, और ऐसी बातें सुनकर सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता, जिसका मतलब होता कि हमें और ज्यादा देर तक उस जंगल में रहना पड़ता। सिर्फ इसीलिए हमने उनसे झूठ कहा। उन्हें बताया कि हमें कुछ जंगली भेड़िए दिखे हैं जो थोड़े एग्रेसिव हैं। यहां तक कि एक ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश भी की। मेरी वो बात सुनकर वो दोनों तेजी से लौट आए और फिर हम सब उस जंगल से निकल गए। बाकी दोनों रेस्क्यूअर्स नाराज थे, क्योंकि हम बिना मिशन पूरा किए ही लौट आए थे, लेकिन मैं और टॉम बस जिंदा बच निकलने के लिए शुक्रगुजार थे। वो 6 हाइकर्स हमें कभी नहीं मिले, एक भी नहीं मिला। मैं सोच भी नहीं सकता कि उनके साथ वहां क्या हुआ होगा। टॉम ने कुछ महीनों बाद अपनी जॉब छोड़ दी। मुझे उसकी वजह तो नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उस रात की घटना का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। मैं अब भी रेंजर हूं, उस डरावने अनुभव के बाद भी, लेकिन मैं फिर कभी जंगल के उस हिस्से में नहीं गया। मेरा भाई यूएस फॉरेस्ट सर्विस में स्मोक जंपर है। इन लोगों का काम प्लेन से कूदकर जंगलों में लगी आग से लड़ना होता है। देश के ऐसे सबसे खतरनाक, दुर्गम और दूर दराज इलाकों में जहां पैदल पहुंचना तक नामुमकिन होता है। प्राइवेसी के लिए मैं उसका नाम या वो किस यूनिट में है ये नहीं बताऊंगा, और इसीलिए उस जगह का सही नाम भी नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूं कि यह घटना नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में हुई थी। अब मैं ये कहानी वैसे ही सुनाऊंगा जैसे कि मेरा भाई खुद सुना रहा हो। सुबह 5 बजे हमें कॉल आया कि कैलिफोर्निया के एक इलाके में आग लगी है, जो एक आंधी की वजह से भड़क गई है।
5:20 पर हम प्लेन में सवार हो चुके थे। 6 बजे हम टारगेट एरिया के ऊपर मंडरा रहे थे। स्ट्रीमर्स गिराए गए और पहला जंपर प्लेन से कूद गया। 6:10 पर मैंने प्लेन से छलांग लगाई, पैराशूट खोला और फाइनल डिसेंट शुरू किया। 6:15 पर मेरी सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई। मैंने अपना पैराशूट पैक किया और अगले जंपर को देखा जो मेरा पार्टनर था। तेज हवाओं के कारण उस घाटी में आग बहुत तेजी से फैल चुकी थी। इस वक्त आग करीब 20 से 30 एकड़ में फैल चुकी थी और बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थी। हवा की दिशा देखकर लग रहा था कि कुछ ही मिनटों में वो और ज्यादा बढ़ सकती है। हम लोग फायर ब्रेक्स खोद रहे थे ताकि आग को दूसरी दिशा में मोड़ा जा सके। उसी दौरान मेरे जंप पार्टनर ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं उसकी तरफ बढ़ा और तभी मुझे एक जले हुए जानवर की गंध आई। मैं उसके पास पहुंचा और उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। मैंने ऊपर देखा और वहां एक बड़ी सी आधी जली हुई लाश लटक रही थी। साइज देखकर मुझे लगा शायद भालू होगा, लेकिन जब मैंने बाइनोकुलर्स से ध्यान से देखा तो साफ साफ दिखा कि उस जीव के हाथ और पैर इंसानों जैसे थे। और उसी वक्त मुझे लगा वो शायद एक सैस्क्वॉच था। हालांकि मैंने पहले कभी असलियत में सैस्क्वॉच नहीं देखा था, लेकिन जो चीज हम देख रहे थे उसका वही सबसे करीबी नाम था। वो पेड़ उस कैनियन के अंदर था जहां आग फैल चुकी थी। शायद वो सैस्क्वॉच आग से बचने की कोशिश में कैनियन में गया और फिर उस पेड़ पर चढ़ गया। जब आग ने उस हिस्से को पार किया तो हमने हेडक्वार्टर को कॉल किया और फिर हमें तुरंत इवैक्यूएट करने का आदेश मिला, क्योंकि वहां आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। जैसे ही हम वहां से बाहर निकल रहे थे, मुझे सामने झाड़ियों से कुछ भारी चीज टकराने की आवाज आई। कुछ ही सेकंड्स में कुछ बहुत बड़ी चीज हमारे सामने के पेड़ों से बाहर निकली और हमसे करीब 40 यार्ड दूर आकर रुक गई। वो जो भी कोई था सीधा मेरी तरफ देख रहा था और मैं उसे देख रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उस पेड़ पे लटका हुआ जीव दिख रहा था। और फिर उसने एक भयानक चीख मारी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और उस पल मुझे सच में अपनी जान का डर महसूस हुआ। तभी एक प्लेन हमारे ऊपर से गुजरा जिसमें फायर रिटार्डेंट था, जो आग को रोकने के लिए गिराया जाता है। उस आवाज और मूवमेंट से वो प्राणी एक पल के लिए भटक गया। उसने हमें आखिरी बार देखा और फिर दाएं तरफ की झाड़ियों में घुस गया और आग से दूर भागने लगा। हमारी मुलाकात शायद 20 सेकंड की भी नहीं थी, लेकिन हमें पूरा यकीन था कि वो दोनों जीव शायद जोड़ीदार थे या कम से कम एक दूसरे को जानते थे। पहला वाला शायद आग में मारा गया और दूसरा शायद तभी कैनियन से बचकर निकला था और फिर शायद अपने साथी को ढूंढने वापस चला गया। और जब उसे वो पेड़ों में मरा हुआ मिला और हम 2 इंसान उसके पास खड़े थे, तो बस उसने अपना वही रिएक्शन दिया। अगर मैं उस सैस्क्वॉच का फिजिकल डिस्क्रिप्शन दूं तो वो करीब 7 से 8 फीट लंबा था। बहुत मस्कुलर था, जैसे कोई गोरिल्ला हो। उसके शरीर पर हल्के भूरे रंग का फर था, सिवाय उसके चेहरे के। उसके चेहरे पर कोई बाल नहीं थे। नाक थोड़ी फ्लैट और झुर्रीदार थी, मुंह खुला हुआ था और उसके दांत भी गोरिल्ला या बबून जैसे थे। बाद में हमें एक हाई रैंकिंग फॉरेस्ट ऑफिसर ने डीब्रीफ किया और उसने हमारी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने सिर्फ एक भालू देखा है। मैंने ये कहानी कभी शेयर नहीं की, क्योंकि एक तो मुझे पता था कि कोई यकीन नहीं करेगा और दूसरा मुझे डर था कि अगर ये कहानी बाहर आई तो शायद मेरी जॉब या मेरी इमेज को नुकसान हो सकता है। पर आज मैंने ये कहानी गुमनाम रहकर शेयर की है। मैं जानता हूँ शायद लोग मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमारे बीच जंगलों में ऐसे जीव भी रहते हैं और हमारी तरह ही वो भी इन जंगलों की आग से परेशान रहते हैं। मेरा नाम रॉजर है। मैं मिनेसोटा से हूँ और मैं एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर हूँ। करीब 30 सालों तक मैंने यूएस फॉरेस्ट सर्विस के लॉ एनफोर्समेंट
और इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में काम किया है। रिटायरमेंट के बाद अब मेरे पास बहुत खाली वक्त है और पिछले कुछ महीनों में मैंने वो ज़्यादातर वक्त यूट्यूब पर पार्क रेंजर्स की ढेर सारी कहानियाँ सुनने में बिताया है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि लोग अब अपनी कहानियाँ इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो बस मुझे लगा कि शायद मेरे पास भी एक ऐसी कहानी है जो आपको दिलचस्प लग सकती है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैं इस बात को बताने के लिए इतना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जो लोग आमतौर पर सुनना चाहते हैं। ये वो बातें हैं जो हम डिनर टेबल पर अच्छे खासे माहौल में भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये बातें किसी से कहने का मन करता है। यह है उस वक्त की कहानी जब मैं एक फॉरेस्ट रेंजर था और मेरे साथ एक वाकई डरावनी घटना घटी थी। अपने करियर के ज़्यादातर हिस्से में मैं वॉयेजर्स नेशनल पार्क में पोस्टेड था। वो नेशनल पार्क कनाडा बॉर्डर के पास है और उसे लोग वीएनपी कहकर बुलाते हैं। इस पार्क को कई झीलें 2 हिस्सों में बांटती हैं, तो ये जगह फिशिंग और कायाकिंग करने वालों के बीच बहुत पॉपुलर है। इन झीलों में कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिनमें से बहुतों पर कई सारे कैंपिंग स्पॉट्स भी हैं। लोग वहाँ शहर की भीड़ भाड़ से दूर रहने के लिए आते हैं, थोड़ा अकेलापन पाने के लिए आते हैं। और सोचिए, अगर आपका खुद का एक प्राइवेट आइलैंड हो तो इससे ज़्यादा प्राइवेसी और क्या ही होगी। एक दिन दोपहर में मुझे हमारे चीफ रेंजर की कॉल आई। उन्होंने मुझसे एक छोटा सा फेवर मांगा। उन्हें इंटरनेशनल फॉल्स पुलिस डिपार्टमेंट से एक कॉल आया था। वहाँ के एक ऑफिसर को मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट मिली थी। किसी औरत का पति अपने पुराने दोस्त के साथ कैंपिंग ट्रिप पर गया था और अभी तक लौट कर नहीं आया था, जबकि उसे उसी सुबह वापस आना था। उस औरत का पति अक्सर वुल्फ आइलैंड नाम की एक जगह पर कैंपिंग करता था। मुझे वहां जाकर चेक करना था कि वो लोग वहीं हैं या कहीं और तो नहीं चले गए। वीएनपी की रेंजर टीम शायद पूरे देश में सबसे ज़्यादा एम्फीबियस मानी जाती है, मतलब पानी और ज़मीन दोनों जगह पर आसानी से ऑपरेट कर सकती है। हमारे काम का आधा हिस्सा झीलों और नदियों की निगरानी में जाता है। हम ध्यान रखते थे कि फिशिंग और बोटिंग के सारे नियम फॉलो किए जाएं। इसलिए हमारे पास कायाक्स, मोटर बोट्स अच्छे खासे नंबर में हैं और हम उन्हें ऑपरेट करने में काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। जब मुझे वो कॉल आई तो मैं ऐश रिवर विजिटर सेंटर पहुंचा, क्योंकि वहीं पर हमारी बोट्स डॉक होती थी। मैं बोट तैयार कर ही रहा था कि मुझे चीफ की दूसरी कॉल आई। इस बार बात थोड़ी सीरियस थी। पुलिस डिपार्टमेंट ने एक अपडेट भेजा था जो मेरे लिए तुरंत जानना बहुत ज़रूरी था। चीफ ने बताया कि वो कोई लोगों के भटकने या उनके खो जाने का सिंपल मामला नहीं था। मिसिंग आदमी के बेटे ने पुलिस से फिर से संपर्क किया था और इस बार उसने चेतावनी दी थी कि उसका पिता न सिर्फ हथियारबंद हो सकता है, बल्कि ट्रिप पर जाने से पहले वो बहुत अजीब बर्ताव भी कर रहा था। सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल लगने लगी थी, लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार था। मैं किसी विजिटर सेंटर में बैठने वाला स्टाफ नहीं था। मैं लॉ एनफोर्समेंट यूनिट में था। मेरे पास लगभग वो सारे अधिकार और उपकरण थे जो एक आम पुलिस ऑफिसर के पास होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नर्वस नहीं था। 10 में से 9 बार पार्क में ऐसी घटनाएं आसानी से निपट जाती हैं, लेकिन जो एक घटना आसानी से नहीं निपटती वो आपको रातों को सोने नहीं देती। बोट रेडी करके मैं वेस्ट की तरफ निकल पड़ा। करीब 20 से 25 मिनट बाद मुझे वुल्फ आइलैंड दिखाई दिया। मैंने बाइनोकुलर से दूर से आइलैंड को देखा। आइलैंड के ईस्ट साइड से थोड़ा धुआं उठता हुआ दिखा। काश मेरे पास कोई बुलहॉर्न होता ताकि मैं दूर से ही आवाज देकर पूछ पाता, लेकिन उस दिन मैं बुलहॉर्न लाना भूल गया था। तो मुझे बोट को किनारे के पास ले जाना पड़ा और अपनी आवाज के सहारे ही पुकारना पड़ा। मैंने एक बार आवाज लगाई, फिर दोबारा लगाई। जब तीसरी बार भी कोई जवाब नहीं आया तो मैंने तय किया कि अब लैंड करना ही पड़ेगा ताकि मैं खुद जाकर कैंपफायर की जांच कर सकूं। बोट को और पास लाकर मैंने किनारे पर छलांग लगाई और पानी में से होता हुआ जमीन पर आया। मैं पूरे समय लापता कैंपर को आवाज देता रहा। इस बीच मुझे आग की महक आने लगी।
और उसके साथ ही कुछ पकने की भी। इससे इतना तो साफ था कि मैं आग से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था और ना ही कोई मेरा जवाब दे रहा था। मुझे लगा शायद जिसने कैंप लगाया था वो अब वहां से जा चुका है। लेकिन जैसे जैसे मैं आइलैंड के अंदर की तरफ पहुंचा, मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। वो पल आज भी मेरे दिमाग में तस्वीर की तरह चल जाता है, जैसे किसी ने मेरे ब्रेन में रिमोट से प्ले बटन दबा दिया हो। मेरी नज़र के कोने में मुझे कुछ गिरता हुआ दिखा और मैंने देखा वो एक काला कौवा था। वो आकर बाकी कौवों के पास बैठा, लेकिन फिर मैंने देखा वो किस पर बैठा था। वहां एक आदमी था, एक कैंपिंग चेयर पर बैठा हुआ था। ना पूरी तरह सीधा था और ना ही पूरी तरह झुका हुआ था। उसके सर के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा छेद था और एक कौवा उस छेद में अपनी चोंच घुसा रहा था। बाकी कौवे नीचे गिरे हुई किसी चीज पर लड़ रहे थे। वो बॉडी उन्हीं लापता कैंपर्स में से एक की थी, लेकिन दूसरे की तलाश में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। कैंप फायर के पास जमीन पर जो शरीर पड़ा था वो दूसरे लापता आदमी का था। किसी ने उसके पैर काट दिए थे। शायद उसके मरने के बाद उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की कोशिश की गई थी। कुछ टुकड़ों को आग पर रखा गया था। मतलब जो महक मुझे पहले आ रही थी वो किसी लंच की नहीं थी। वो एक इंसान की जली हुई टांग थी जो कैंपफायर के अंगारों पर पक रही थी। मुझे लगता है चेयर पर बैठा आदमी अपने दोस्त के शरीर को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सका और फिर उसने फैसला किया कि अब नेचर ही बाकी काम कर लेगा। हम कभी ये नहीं जान पाए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हम ये जरूर समझ गए कि उस आदमी ने अपने दोस्त को उसी पुराने कैंपिंग स्पॉट पर बुलाया था जिसका जिक्र उसने अपनी बीवी या किसी और से छिपाया भी नहीं था। हमें लगा या तो वो सब अचानक हुआ या फिर उसने पहले से ही सोच रखा था कि वो अपने दोस्त को मार डालेगा और फिर खुद को भी, या शायद अपने दोस्त को मारने के बाद वो डर गया कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है और उसने खुद को गोली मार ली। मेरी खुद की राय ये है कि उसने कभी ये रिसर्च ही नहीं की थी कि एक डेड बॉडी को ठिकाने लगाना कितना मुश्किल होता है। वहां कोई पेट्रोल, डीजल, ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली, तो शायद जलाने की प्लानिंग उसने की ही नहीं थी। और जब उसे एहसास हुआ कि यह सब बहुत टाइम लेगा और पुलिस कभी भी पहुंच सकती है, तो उसने बस वहीं खुद को भी खत्म कर लिया। उस घटना के बाद हमारे पूरे स्टाफ में एक गहरा सन्नाटा छा गया। मेरे करियर में इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ उस आदमी के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो उसने अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक को मार डाला। कोई अफेयर नहीं, कोई गद्दारी नहीं, कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि वो पागलपन में ऐसा कर सकता है। यह बात बस एक रहस्य बनकर रह गई। मैं ट्रेनिंग से तो एक जियोलॉजिस्ट हूं, लेकिन मेरे दिल ने मुझे साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स का एक रेंजर बना दिया। जंगल की शांति, धीरे धीरे सरसराती पेड़ों की पत्तियां, कुदरत की अनछूही खूबसूरती, बस यही सब मैं हमेशा चाहता था। पर वक्त बीतने के साथ साथ वो जो अकेलापन था वो मेरे अंदर तक उतरने लगा। मेरे पास बस कभी कभी आने वाले विजिटर्स की कंपनी होती थी या फिर कॉलेज की पुरानी यादें। मैं बस अपना काम करता और अकेले ही रहता। मैंने करीब 20 साल इस फील्ड में गुजारे हैं और उन्हीं 20 सालों में से आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक दिन आज से लगभग 10 साल पहले नेशनल पार्क में मुझे एक बुजुर्ग कपल दिखा। वो आम टूरिस्ट जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी जानी पहचानी सी बात थी, जैसे किसी पुरानी चीज की तलाश हो। वो उस नेशनल पार्क को विजिट करने काफी दूर से आए थे। फिर मुझे पता लगा बहुत साल पहले वो इसी पार्क में एंगेज हुए थे। वो एक खास जगह ढूंढ रहे थे, अपने पास्ट का एक टुकड़ा जो एक फोटोग्राफ में कैद था। लेकिन उम्र और वक्त ने उस जगह की शक्ल ही बदल दी थी। उस जगह को ढूंढने के चक्कर में वो थोड़ा भटक गए थे। उनकी कहानी सुनकर मैं खुद रुक गया
और मदद करने का ऑफर दिया। हमने मिलकर वो पुरानी फोटोज देखी। उनके झुर्रियों भरे हाथ किसी लैंडमार्क की तरफ इशारा कर रहे थे। उनकी आवाज में उत्साह के साथ साथ एक हल्की सी कंपन थी। मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में आगे ले चलने की पेशकश की। सड़क पर सिर्फ हमारे टायरों के नीचे बजते कंकड़ पत्थरों की आवाजें थीं। बाकी सब एकदम चुप था। जब मैंने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा था, तो मेरा मतलब यह है कि वो अपनी कार में मेरी कार के पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने बूट्स पहने हुए थे और उनके पास एक 4x4 गाड़ी थी। मतलब इतना तो तय था कि वो ऑफ रोडिंग सीरियसली लेते थे। फिर भी मैं थोड़ा सतर्क था कि बुजुर्ग कपल को कितना दूर ले जाना सही रहेगा। अभी दिन ढलने में वक्त था और मेरी शिफ्ट भी खत्म हो चुकी थी, तो मैंने 1-2 घंटे बर्बाद नहीं किए। बस एक बेसिन के पीछे से नदी के साथ साथ ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर उन्हें घुमाया। मुझे पता था कि जिस लोकेशन की वो बात कर रहे थे वो वहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। फोटो में जमीन जिस तरह झुकी थी, चट्टानों का आकार और पेड़ पौधों की लोकेशन देखकर तो यही लग रहा था, और मैं बिल्कुल सही था। हमने अपनी गाड़ियां पार्क की और एक छोटे से रवीन को पार करके नीचे उतर गए और बिल्कुल नदी के किनारे पहुंच गए। और वहीं पर वो लोकेशन थी जो फोटो में दिख रही थी। सबसे पहले मैं नीचे गया, फिर उनकी पत्नी की मदद की और फिर पति की। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि मैंने वो जगह ढूंढ निकाली थी जिसे वो बहुत देर से ढूंढ रहे थे। मैं उन दोनों को वहीं नदी के किनारे छोड़कर वापस चला गया। वो वहां इसलिए आए थे ताकि अपनी जवानी के प्यार को फिर से महसूस कर सकें और उन्हीं मोमेंट्स को फिर से जी सकें। यह सब थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन यही वो इमोशन था जिसने मुझे रेंजर बनने के लिए मजबूर किया था। उस जमीन के लिए मोहब्बत, इंसानियत के लिए अपनापन और उन सब लम्हों के लिए जो बीच में गुजरते हैं। थोड़ा सेंटिमेंटल लग सकता है, लेकिन मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ। जब मैं वापस अपने स्टेशन लौटा तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं बता नहीं सकता क्यों, पर कुछ सही नहीं लग रहा था। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि वो दोपहर उसी जगह में बिताना चाहते हैं, कुछ फोटोज फिर से क्लिक करना चाहते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल विजिटर एक्टिविटी थी, लेकिन फिर भी उन दोनों की जो वाइब थी वो कुछ अलग ही तरह की थी। जब तक मैं वापस पोस्ट पर पहुंचा, मुझे लगने लगा था कि मुझसे कोई गलती हो गई है। मुझे उन्हें इतना दूर नहीं ले जाना चाहिए था। मुझे डर था कि अब वो वापस कैसे जाएंगे, कहीं वो लोग फिर से खो ना जाएं। एक पार्क रेंजर के लिए ऐसा सोचना बहुत बुरा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभाई। मैंने तय किया कि मैं रुककर उनका इंतजार करूंगा ताकि ये पक्का कर सकूं कि वो सही सलामत वापस चले गए हैं। रात हो गई और पार्क में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। बाकी सारे विजिटर्स धीरे धीरे निकल गए, लेकिन जैसे जैसे पार्क बंद होने का समय आया, हर तरफ की आवाज और मूवमेंट एकदम रुक गई। यहां तक कि दूर कहीं कोई हेडलाइट भी नहीं दिख रही थी। मैंने पास के चेक पॉइंट पर कॉल किया और उस कपल के बारे में पूछा, पर हर जगह से कोई खास रिपोर्ट नहीं मिली। किसी ने साफ साफ ये नहीं कहा कि कोई बुजुर्ग कपल अपनी कार में बाहर गया है। मेरे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि वो दोनों अब भी वहीं थे। ऐसी गट फीलिंग मुझे आज तक दोबारा कभी नहीं हुई। वो बेचैनी जैसे मुझे अंदर से खा रही थी। मैंने अपने असिस्टेंट को स्टेशन पर छोड़ा और उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां से मैं उन्हें पहले ले गया था। पर रास्ते में कोई नहीं मिला। सिर्फ 2-3 कैंपर्स थे जिनके पास पहले से ही वहां कैंपिंग करने के परमिट थे। अंधेरे में जब मैं उस रवीन के पास पहुंचा तो वहीं मुझे उनकी कार खड़ी मिली, लेकिन उन दोनों का वहां नामो निशान नहीं था। यह सब बहुत अजीब था और मुझे पसीने आने लगे। मुझे याद है मेरे मुंह में एक अजीब सी लार बनने लगी थी। उल्टी जैसा एहसास होने लगा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया, इंजन बंद किया, लेकिन हेडलाइट्स ऑन रखी क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। मुझे पता था मुझे मदद की जरूरत पड़ने वाली है। मैं नीचे उतरा और रवीन की तरफ गया, लेकिन जैसे ही मैंने पैर आगे बढ़ाया मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैं बस कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे जो मुझे मिलने वाला है वो शायद अच्छा नहीं होगा। मैंने एक दो बार आवाज लगाई, सोचा शायद वो लोग यहीं बैठे होंगे या फिर रवीन से ऊपर चढ़ नहीं पाए होंगे, लेकिन जवाब में बस खामोशी थी। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और रवीन में पूरी तरह नीचे उतर गया और नदी के किनारे पहुंच गया। वहां काफी अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी थोड़ा साथ दे रही थी। फिर मैंने देखा एक पेड़ के नीचे जमीन पर वो दोनों लेटे हुए थे। उनके पैर नदी की तरफ थे। ऐसा लगा जैसे वो बस कडलिंग कर रहे हों और मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया हो। वो बिल्कुल तारों से भरे आसमान के नीचे रोमांटिक पोज में लेटे थे। मैंने उन्हें धीरे से आवाज देकर कहा, हेलो गाइस, मैं वही दिन वाला रेंजर हूं, पहचाना? लेकिन कोई नहीं हिला। मैंने सांस खींची और कांपते हाथों से टॉर्च ऑन की, और जब लाइट उन पर पड़ी तो वो दोनों वहीं लेटे थे, एक दूसरे को गले लगाए हुए, बिल्कुल शांत। उनके चेहरे शांति से भरे हुए थे और वो दोनों मर चुके थे, लेकिन वो डरे हुए या परेशान नहीं लग रहे थे। वो एक बहुत ही अजीब सा एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले ही जान लिया हो कि उनके साथ क्या होने वाला था। वो कोई मर्डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने साथ में मिलकर आत्महत्या की हो। मुझे नहीं लगता कि दोनों को एक साथ हार्ट अटैक या स्ट्रोक आया होगा। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। आने वाले कुछ घंटे टॉर्च की रोशनी, धीमी बातचीत और गहरी चुप्पियों में बीत गए। पुलिस ने उनकी पहचान तो बता दी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद मुझे सच्चाई पता चली। उनकी पत्नी को कैंसर था और धीरे धीरे उनकी जिंदगी खत्म हो रही थी, और सिर्फ इसीलिए दोनों ने साथ में ये निर्णय लिया कि जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी वहीं वो उसे खत्म करेंगे। मुझे ये सुनकर बहुत गहरा धक्का लगा, लेकिन इस बात से थोड़ी तसल्ली थी कि वो दोनों आखिरी पल में एक दूसरे के साथ थे। उन्होंने किसी की मदद नहीं ली, क्योंकि वो किसी और को इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे। उनका आखिरी एक्ट उनके प्यार का सबूत था, एक ऐसा प्यार जो इतना गहरा था कि उन्होंने मौत को भी उसी जगह गले लगाया जो उनकी यादों में बसी हुई थी। उनकी कहानी चाहे जितनी भी दुखद हो, पर वो कहानी मुझे गहराई से छू गई। जब भी मैं उस पार्क की पगडंडियों पर चलता हूँ, ऊंचे पेड़ों के नीचे या नदी के किनारे, मैं हमेशा उन्हें याद करता हूँ। वो दो आत्माएं जिन्होंने अपनी आखिरी मंजिल उस जगह को बनाया जहां से उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। वो दोनों अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गए जो आज भी उस जंगल की खामोशी में गूंजती है।